नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 8 इतिहास की पुस्तक के तीसरे अध्याय का कुछ अध्ययन किया था, उसी में जो कुछ भाग शेष रहा है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ तक अध्ययन किया था कि नील के किसानों को भी ये लग रहा था कि अंग्रेज़ सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। यानी नील की जो खेती करते थे जो किसान, उनको ऐसा महसूस हुआ कि जो हम ये नील बागानों के मालिकों के विरुद्ध जो विद्रोह कर रहे हैं, इसमें अंग्रेज़ सरकार भी हमारा साथ देगी। ठीक है। और 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह खतरे से डरी हुई थी। यानी अंग्रेज जो सरकार थी उसने 1857 का जो स्वतंत्र संग्राम हुआ था उसको देख लिया था, और वो और अन्य ऐसे विद्रोह होने से डर रही थी। ठीक है। एक और व्यापक विद्रोह खतरे से डरी हुई थी जब नील की खेती वाले ज़िलों में एक और बगावत की खबर उनको मिली अंग्रेज़ों को कि नील की खेती यहाँ पर होती है। उन ज़िलों में लोगों ने, किसानों ने बगावत कर दी है ना। बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दी के मौसम में इलाके का दौरा किया। ठीक है, जहाँ पर ये नील की खेती की जाती थी। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एसले एडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यानी कोई किसी किसान पर यह दबाव नहीं बनाया जाएगा कि आपको नील की खेती करना जरूरी है। ठीक है। इस नोटिस के आधार पर लोगों में ये खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ठीक है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। यानी जो एक तरह से जो गवर्नर थे उस समय जो स्थितियां बनी हुई थी, विस्फोटक स्थितियां, उनको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। उसकी कार्रवाइयों को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। यानी उसके द्वारा जो ये अनुबंध का जो चर्चा की गई कि उसको आप एक तरह से मजबूर नहीं कर सकते खेती करने के लिए, तो इस बात को किसानों ने क्या माना कि अंग्रेज़ सरकार हमारा साथ दे रही है, इस विद्रोह में हमारा समर्थन कर रही है। जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि अंग्रेज तो 1857 क्रांति से एक तरह से डरे हुए थे और वो ऐसा दूसरा विद्रोह नहीं चाहते थे। जब उनको ये खबर लगी कि नील के पैदावार जो इलाके हैं उनमें ज़िलों में एक तरह से बगावत होने लग गई, तब उस स्थिति में उन्होंने आदेश दिया था। ठीक है। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील ज़िलों की और चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। यानी जो पढ़े लिखे जो लोग थे, लेखक, उन्होंने भी इस बारे में लिखा। ठीक है। इस बगावत से परेशान हो सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। जब ये एक तरह से बहुत अधिक विद्रोह होने लगा तो परेशान होकर सरकार ने, कौन सी सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। यानी उन्होंने एक तरह से बागान मालिकों को संरक्षण देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए सेना बुलाई। ठीक है। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया। अंग्रेज सरकार के द्वारा एक नील आयोग बनाया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया। यानी जो आयोग जो गठित किया गया था, इसमें इसकी जांच में जो बागान मालिक थे उनको दोषी पाया गया एक तरह से, है ना। और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की कि जो रैयतों के साथ जोर जबरदस्ती करवा करके नील की खेती करवाते थे, इस बात की उन्होंने आलोचना की। ठीक है। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। यानी जो आयोग गठित किया गया था उसने कहा कि नील की जो खेती किसानों के द्वारा करवाई जा रही है, यह उनके फ़ायदे के लिए नहीं है। ठीक है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वो मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। उन्होंने जो रैयत थे, किसान थे, उनसे कहा कि जो मौजूदा जो अनुबंध हैं, यानी वर्तमान में जो आपके जो एग्रीमेंट चल रहे हैं उनको तो पूरा करें, लेकिन आप आगे खेती करें, इसके लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। आप खेती करना बंद कर सकते हैं। ठीक है। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। यानी एक तरह से नील का उत्पादन खत्म हो गया।
इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे, यानी बंगाल के क्षेत्र को छोड़ करके बागान मालिकों का ध्यान किधर गया, बिहार की तरफ। ठीक है, 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। ठीक है, इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। इन नए नए रंगों का जब आविष्कार हुआ तो नील का जो उनका व्यापार था वो प्रभावित हुआ, फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। यानी उस समय जब ये अब यहाँ एक तरह से आंदोलन चल रहा था, विद्रोह चल रहा था, उस समय गांधी जी कहाँ थे, अफ्रीका। ठीक है, जब वो वहाँ से वापस आए तो बिहार के एक किसान ने उन्हें अवगत कराया कि आप चंपारण जो एक स्थान है बिहार में, यहाँ आकर के जो नील की खेती जो किसान करते हैं उनकी आप दुर्दशा देखिए, इस बात का उनको न्योता दिया गया, बुलावा दिया गया। ठीक है, 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। यानी गांधी जी वहाँ पर गए, है ना, एक तरह से बिहार में चंपारण में, और नील के जो बागान के जो मालिक थे उनके खिलाफ चंपारण में आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर कुछ दिया गया है, यानी किसान का वक्तव्य है, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। नील आयोग के जो सदस्य एक तरह से आयोग गठित किया गया था, उसके सदस्यों ने, एक किसान था, उससे बात की, है ना। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों को जवाब इस तरह दिए, यानी उन्होंने सवाल पूछा उनके द्वारा ना। WS शीतनकार नील आयोग के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने पूछा, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहते हो? उन्होंने पूछा कि आप नील की खेती करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, अगर चाहते हो तो कौन सी शर्तें आपकी हैं, है ना। तो किसान क्या बोलते हैं, हाजी मुल्ला जी, मैं नील उगाने के लिए को तैयार नहीं हूँ, है ना, मैं बिल्कुल नील खेती करने के तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं। ठीक है, फिर अगला पूछता है, बोलता है, श्री साले, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? उन्होंने कहा कि अगर आपको 1 रुपये प्रति बंडल के हिसाब से दिया जाए कीमत, तभी खेती नहीं करना चाहोगे? तो हाजी मुल्ला जी क्या कहते हैं, नहीं, मैं नहीं करूँगा, नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा। ये एक तरह से संवाद आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये नीली खेती के बारे में आपने पढ़ा, है ना। आगे देखिए, अन्यत्र, यानी अन्य जगह पर उस समय क्या चल रहा था उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वेस्ट इंडीज में नील उत्पादन, यानी वेस्ट इंडीज है, वहाँ पर नील उत्पादन किस तरीके से किया जा रहा था। ठीक है, 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो बेपत्तिस्त लबात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया, इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा, है ना। उन्होंने लिखा वहाँ पर, यह तस्वीर लबात की एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील का उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है, यानी नील की खेती से लेकर के इसके पूरे उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर किसान जो मजदूर हैं नील के पौधों को सेटलर वाट में डाल रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पर डाला जा रहा है बंडल, है ना। एक और मजदूर एक मशीनी चरखी से घोल को घुमा रहा है, देखिए यहाँ पर घुमाया जा रहा है। दाएं से दूसरा, 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए, ये देखिए नीचे ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में ढालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पर नज़र रखे हुए है। तो ये यहाँ पर अन्यत्र भी आपको नीली खेती जो होती थी उस तरीके से दर्शाया गया है। ये देखिए मालिक खड़ा है और ये सब मजदूरों के कार्य को देख रहा है। ठीक है, तो ये आपके पाठ एक तरह से पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे नए चैप्टर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।